प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आज कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक लार्ज कैप अगर आप देखें तो 3% के आसपास गिरा हुआ है, मिड कैप 4% के आसपास, स्मॉल कैप 4.5% के आसपास और माइक्रो कैप अबाउट 5% के आसपास गिरा है। इंडाइसिस देखें, आईटी का इंडेक्स अगर आप देखेंगे 4% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है, बैंकिंग इंडेक्स भी अबाउट 3% के आसपास गिरा हुआ है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? फ्राइडे को भी हमने देखा था स्टॉक मार्केट्स गिरे थे, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड गिरा था, इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरा था, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। अगर आप बीएसई का मार्केट कैप देखेंगे तो 17 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कम हो चुका है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर रहा है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं, लाइक एशियन मार्केट्स या फिर यूरोपियन मार्केट्स। यूएस मार्केट ऑफ कोर्स अभी खुला नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि वहां भी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो ब्लड बाथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में लमसम करने का सही समय होता है। वर्ल्ड वाइड जो ब्लड बाथ हो रहा है उसके 2 मेन रीजंस हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। वहां पे हम यूएस और जापान के इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड सेल ऑफ हो रहा है। और सेकंड है जियोपॉलिटिकल इशू। यहां ऑफ कोर्स ईरान और इजराइल के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये मेन रीजंस हैं, बट हाँ इसे हमें डिटेल में समझना होगा ताकि पता चल सके कि ये जो सेल ऑफ है ये सिर्फ फ्राइडे और आज का है या फिर आगे भी आ सकता है, और साथ ही क्या इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमें लमसम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए एशियन मार्केट्स देखिए आप, जापान का मार्केट 12% से भी ज्यादा गिरा हुआ है, कोरिया का मार्केट अबाउट 9% से गिरा हुआ है, हांगकांग का मार्केट अबाउट 2% से गिरा हुआ है और चाइना का मार्केट अबाउट 1.5% से गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए जर्मन मार्केट अबाउट 3% के आसपास, यूके में भी 2% प्लस का मार्केट गिरा हुआ है, फ्रांस में 3% के आसपास गिरा हुआ है। यूएस मार्केट फिलहाल नहीं खुला है लेकिन प्री मार्केट तो चेक कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स डाउ जोन्स 1.5% डाउन, एस&पी 2.5% डाउन, नैस्डैक 4% से भी ज्यादा गिरा हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड्स अगर आप देखते हैं देखिए सभी कुछ रेड है। यहाँ भी यूएस 10 ईयर 3.7% के आसपास। ऑयल देखें, ब्रेंट क्रूड 76 आ गया है, मतलब मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है तो आइडियली ब्रेंट क्रूड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नीचे गिर गया। क्यों गिरा आपको समझानेंगे। क्रिप्टो, बिटकॉइन देखिए 10% से भी ज्यादा गिरा हुआ है, 14%, 11%, 14%, 12%। कंप्लीट ब्लड बाथ है क्रॉस ज्यादातर एसेट क्लासेस। यहाँ पे ऑफकोर्स एक एसेट क्लास है दैट इज गोल्ड और सिल्वर, जहां की आपको पॉजिटिव दिखेगा। देखिए गोल्ड ऊपर गया है और सिल्वर भी ऊपर गया है। अभी हमने जो डिटेल चेक किया उसे ये तो क्लियर है कि सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं गिरा है, वर्ल्ड वाइड ज्यादातर मार्केट्स गिरे हैं और काफी सारे मार्केट्स तो इंडियन मार्केट से भी ज्यादा गिरे हैं। तो ऐसा क्या हो गया अचानक, फ्राइडे को भी गिरा, आज तो खैर बहुत ज्यादा गिर गया है। तो देखिए स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा था। यूएस में भी अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। क्यों अच्छा चल रहा था? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो ऊपर है। इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर होता है इकोनॉमिकली नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऑल्दो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, ये था। दूसरा था कि लग रहा था कि यूएस मार्केट्स में सॉफ्ट लैंडिंग होगा। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है उस समय रिसेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट इज जो आपका इकोनॉमी है वो बुरी तरह से हिट होता है, ऐसा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट जब भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा था जो भी डेटा आ रहे थे, इकोनॉमिक डिटेल्स आ रहे थे यूएस से, उसको देख के लग रहा था कि नहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है फिर भी यूएस इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट कट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा और यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो ऑफ कोर्स ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यूएस का जो मार्केट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, जीडीपी वाइज देख लें, वहाँ का फॉरेक्स देख लें या फिर वहाँ का स्टॉक मार्केट देख लें या फिर डेट मार्केट देख लें, सभी में यूएस जो दूसरे मार्केट्स है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यूएस में क्या होता है उसका पूरा काफ़ी हद तक फर्क वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स पे भी पड़ता है। तो यहाँ तक तो पॉजिटिविटी थी, इसीलिए मार्केट अच्छा कर रहा था। यूएस में रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ के 4.3% हो गया है, जो कि 3 ईयर हाई के आसपास है। 3 ईयर हाई के आसपास बहुत ज़्यादा आ गया है।
बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का अगर आप जो डेटा आया है वो आया है 46.8%। तो जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी कम आया है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हिट हो रहा है। तो इससे मार्केट को डर लग रहा है। मतलब जो पहले थॉट प्रोसेस था कि सॉफ्ट लैंडिंग होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद शायद, हाँ कंफर्म नहीं है, शायद वहाँ पे रिसेशन आ सकता है। मतलब बड़ा रिसेशन तो फिलहाल नहीं लग रहा है, शायद माइल्ड रिसेशन आ सकता है। देखिए जब भी इकोनॉमी में, वो भी यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में अगर थोड़ा भी रिसेशन आया तो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए, इकोनॉमीज के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसी का डर है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो डेटा है उसके आधार पे ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि रिसेशन आएगा ही। ये मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी आपको बोला था। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एक नी जर्क रिएक्शन था। फ्राइडे को हमने देखा मार्केट्स गिरा था, इंडियन मार्केट्स भी गिरा था। तो ये एक रीजन है जिसके कारण वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में थोड़ा डर है, यूएस मार्केट में भी डर है। इसीलिए नैस्डैक अगर आप देखें ना, पिछले कुछ दिनों में 10% से भी ज़्यादा गिर गया है। तो करेक्शन जोन में जा चुका है। तो करेक्शन जोन, जब भी मार्केट 10% से ऊपर गिरता है तो उसे बोलते हैं करेक्शन जोन में चला गया है। और 20% से भी ज़्यादा अगर गिर जाता है तो उसे बोलते हैं बियर मार्केट। तो ऑफ कोर्स यूएस में भी बियर मार्केट तो नहीं, लेकिन करेक्शन नैस्डैक को देखें तो यस। तो देखिए एक तो ये बड़ा रीज़न है। इसी कारण अगर आप यूएस में इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे ना 10 ईयर जी से, तो ऑलरेडी मैंने आपको शो किया काफ़ी गिर गया। 5% से ऊपर था, फिर 4% से ऊपर था, 4% से भी नीचे आ गया और धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले ना फेड रिजर्व ने बोला था शुरू में कि 3 रेट कट करेंगे इस साल। फिर डाउट लगने लगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो इन्फ्लेशन घट ही नहीं रहा था, फिर इन्फ्लेशन थोड़ा घटने लगा तो उसके लगा कि शायद 1-2 रेट कट होगा। लेकिन हाँ, अब जो डेटा आ रहा है उससे लग रहा है कि रेट कट शायद ज़्यादा हो। और अगर ज़्यादा नहीं भी हो, मतलब नंबर ऑफ रेट कट्स अगर ज़्यादा नहीं भी हो, तो जो क्वांटम ऑफ रेट कट होगा वो ज़्यादा होगा। पहले लग रहा था 25 बेसिस पॉइंट शायद 1 या 2 रेट कट हो, लेकिन अब लग रहा है कि टोटल रेट कट शायद 75 टू 100 बेसिस पॉइंट्स तक हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से कम हो जाए। और ये जो भी डेटा आ रहा है इसी तरह से अगर नेगेटिव आता है तो इवन 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है इसी साल। तो अभी देखिए जो सितंबर मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, वहाँ पे लग रहा है कि अबाउट 25 टू 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। डिपेंड करेगा, अभी भी डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का भी नंबर आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कम होकर आता है और भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स का डेटा अगर काफ़ी कम होकर आता है तो इवन 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है सितंबर में ही। और अगर डेटा उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं आता है या इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं घटता है तो 25 बेसिस पॉइंट्स। बट हाँ, इस पूरे साल में अभी भी कुछ महीने बचे हुए हैं, तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर 3 रेट कट्स माना जा रहा है कि होगा। वहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट्स से लेके 125 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट कट हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि सभी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। यहाँ पे ठीक है ये नेगेटिव आया, लेकिन इन्फ्लेशन, मान लीजिए इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर आ गया या इन्फ्लेशन घटा ही नहीं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रेट कट आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो डेटा है उसके आधार पर अभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि रेट कट हो जाएगा, इतना रेट कट हो जाएगा। सभी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। अभी भी 1 मंथ का टाइम है, सितंबर में मीटिंग होने वाला है। इस बीच जो भी डेटा आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सिनारियो क्या है, क्या होगा तो क्या होगा। तो एक तो ये था कि यूएस में कहीं रिसेशन ना आ जाए, इसके कारण वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम है। इसके अलावा दूसरा मेजर प्रॉब्लम आ रहा है जापान से। देखिए जापान, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ना, एक समय था उसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा हुआ करता था कि लगता था कि यूएस को भी बीट कर देगा जापान, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए जापान में जिसके कारण बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गया। इन्फ्लेशन अगर उनका देखेंगे ना तो 0% या फिर नेगेटिव इस तरह का रहता था। उसी कारण इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो 0 के आसपास, स्लाइट पॉजिटिव या 0 के आसपास इंटरेस्ट रेट। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो उनका जो इन्फ्लेशन है वो 2% से ऊपर आने लगा है। और आसपास अगर फिलहाल का देखेंगे तो 2.8% के आसपास आ गई इन्फ्लेशन, जो कि जापान के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है क्योंकि वो 0 के आसपास रहने वाला है। वहाँ से 2.8%, तो वहाँ का जो इकोनॉमी है लग रहा है कि थोड़ा ओवर हीटेड हो रहा है। तो वहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल में लाने के लिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करने के लिए, ऑफ कोर्स आपको पता है कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि जापान में ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जा रहा है। तो देखिए जापान से कैरी ट्रेड होता है। कैरी ट्रेड क्या होता है?
देखिए, कैरी ट्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो आप वहाँ से पैसा उठाएंगे और दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ की आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या फिर ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो जापान में आप 0% 1% पे आप पैसा उठा रहे हैं और फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज में डाल रहे हैं या फिर यूएस में पैसा डाल रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको 10% का भी रिटर्न मिल जाता है तो बहुत हाई रिटर्न है ना। यहाँ पे 10% मिल रहा है आपको, वहाँ पे सिर्फ 1% देना है, तो 9% के आसपास का रिटर्न आपने बना लिया। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जापान से बहुत हुआ, ट्रिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स जापान से बाहर निकला और डिफरेंट इकोनॉमीज में इन्वेस्ट हुआ, ज़्यादातर इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट हुआ, इंडिया में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ। ये जो सालों से कैरी ट्रेड चल रहा है वो अब लग रहा है रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा? क्योंकि अब वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जा रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट कम था तो पैसा निकल रहा था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स जो रिटर्न का डिफरेंस है वो घट रहा है। एक तो ये, दूसरा बड़ा रीज़न क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी में तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो करेंसी है वो अप्रिसिएट करता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जापान में यही हो रहा है, करेंसी वहाँ पे पिछले कुछ वीक्स में ही अगर आप देखें तो यूएस डॉलर्स के मुकाबले 10% के आसपास अप्रिसिएट कर गया है वहाँ का करेंसी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसीलिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, जैसे अगर आपने ना 1% पे वहाँ पे लोन लिया और उसे दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट किया, सपोज आपने 10% का रिटर्न जनरेट किया, तो यहाँ पे करेंसी ही आपका 10% से प्रॉब्लम में आ गया है। तो अगर आप उस पैसे को 9% का रिटर्न आया ना, आपको 1% पे लोन लिया, 10% का रिटर्न, 9% आप जब वापस जापान में लाएंगे तो करेंसी तो 10% से डैमेज कर चुका है, तो आपको -1% का रिटर्न मिल रहा है, निगेटिव रिटर्न। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और दूसरा आपका करेंसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए जो कैरी ट्रेड था, और जिसने भी ये किया है वो डर गए हैं, वो अब रिवर्स कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब उन्हें जल्दी जल्दी पैसा वापस लेना है और जो भी उन्होंने लोन लिया उसे चुका देना है ताकि बाद में और प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो स्टॉक मार्केट जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रहा है उसमें इसका भी एक बड़ा रीज़न है। इसके कारण आपको पता है कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एक इकोनॉमी में भी, जापान बहुत बड़ा इकोनॉमी है, तो एक इकोनॉमी में भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया, उसका पैसा ज़्यादातर कंट्रीज़ में बाहर फैला हुआ है, वहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा वो निकालेंगे प्रॉब्लम्स आएगा। तो देखिए, यूएस और जापान ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम अभी सही से स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग फर्क पड़ने जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। देखिए, अभी इजराइल और ईरान का चल रहा है, तो यहाँ पे लग रहा था ना मोस्टली सैटरडे संडे तक ईरान अटैक कर देगा इजराइल पे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन हाँ वो कभी भी हो सकता है। इजराइल पे ईरान अटैक करेगा, इससे भी बड़ा जो डेंजर है वो ये है कि ईरान पे इजराइल ही पहले अटैक नहीं कर दे। देखिए, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इजराइल है वो बहुत छोटी कंट्री है, ठीक है। तो अगर उस पर बहुत ज़्यादा अटैक होता है चारों तरफ से तो इजराइल के एग्जिस्टेंस पे ही प्रॉब्लम आ जाएगा। आप हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर इजराइल को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अटैक होने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि शायद इजराइल ही पहले ईरान पर अटैक कर दे, यू नेवर नो, ये भी हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई बहुत बड़ा अटैक होता है तो उसमें आपको पता है फिर दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे, यूएस तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। तो ओवरऑल जो वॉर होगा वो बहुत बड़े स्केल पे एस्केलेट हो सकता है। ऑलरेडी रसिया चाइना आपको पता है एक तरह से ईरान का बैकिंग वो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मतलब यूएस का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है रसिया से, यूक्रेन के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ का ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर ये इस तरह का बड़ा वॉर होता है तो बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर सकता है, और एस्केलेट करेगा तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल आपने अभी देखा, मैंने दिखाया ना, नीचे जा रहा है ब्रेंट क्रूड, क्योंकि यूएस में रिसेशन का प्रॉब्लम लग रहा है इसीलिए नीचे जा रहा है। चाइना में भी प्रॉब्लम चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, यहीं से ज़्यादा डिमांड आता है क्रूड ऑयल का। लेकिन हाँ, जब ये प्रॉब्लम उठेगा मिडिल ईस्ट में तो ये जो ब्रेंट क्रूड अभी नीचे जा रहा है बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड सारे इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम आने जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उसके कारण, क्योंकि हम क्रूड के मेजर इम्पोर्टर हैं। तो देखिए, ये 3 मेन रीजंस हैं और तीनों ही रीजंस बहुत बड़े रीजंस हैं। कोई एक भी रीजन पूरे वर्ल्ड मार्केट को बुरी तरह से हिला सकता है, यहाँ पे तो 3 रीजंस हैं। तो इसी के कारण वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट से इतने बुरी तरह से गिर रहे हैं, और अगर इसी तरह का प्रॉब्लम बना रहा तो
वोलाटाइल होगा मार्केट्स। मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि ये इश्यूज हैं, तो मार्केट बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वोलाटाइल रहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट्स आपको पता है कैसे चलता है, हाँ आपको हमेशा ध्यान में रखना, यू नेवर नो, कुछ दिनों में अच्छा खासा रिकवरी आ जाए। अगर ये प्रॉब्लम्स थोड़े कम होते हैं, मान लीजिए ईरान का अटैक थोड़ा छोटा मोटा होता है, इजराइल भी थोड़ा छोटा रिटेलिएट करता है, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सुलझ सकता है, देखना होगा क्या होता है। उसी तरह से यूएस में रिसेशन ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, मतलब ये तो नी जर्क रिएक्शन है, तो वो भी देखना होगा। अगर जल्दी से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होने लगे तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंटरेस्ट रेट कट। अगर रिसेशन जैसा कुछ लगता है तो रेट कट और ज़्यादा होंगे, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और जापान का तो प्रॉब्लम है, वो तो रहेगा कुछ समय तक, नो डाउट अबाउट दैट। बट हाँ, यहाँ पे देखिए एज ए इन्वेस्टर में ध्यान में रखना है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है फिलहाल, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया 3 बड़े प्रॉब्लम्स है। तो अगर उसको देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसे बच कर रहना चाहिए इस तरह के स्टॉक मार्केट से। हाँ, दूर रहे तो अच्छा है। उसी तरह से वैसे इन्वेस्टर जो कि लोन लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिवरेज, उस तरह के इन्वेस्टर्स को भी बच के रहना चाहिए। मार्केट लोन लेकर इन्वेस्ट करने वाला नहीं है, यू नेवर नो। बहुत सारे अभी ना वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, कहाँ पे क्या होगा नेवर नो, तो वो भी बहुत रिस्की होगा। तो ये मार्केट किसके लिए है? प्लेन वेनिला जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उसके लिए तो अच्छा है ना, मतलब 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। खासकर वैसे इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, तो ये इस तरह का मार्केट कंडीशन लमसम के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगेन पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, यू नेवर नो। अगर उस तरह से कुछ एस्केलेशन हुआ तो और भी ज़्यादा गिरेंगे, और भी तेज़ी से गिर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, कुछ ट्रांचेस में डिवाइड करके अगर बोला जाए ना, मैंने हमेशा बताया एक साथ पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट, 3-4 ट्रांचेस, तो धीरे धीरे अगर किसी को करना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट और गिर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट गिर गया, आप डर कर बेच गए, तब तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5, 10, 20 ईयर्स उस तरह का, तभी इन्वेस्टमेंट करें और 3-4 ट्रांचेस में करें। लेकिन हाँ, बिल्कुल जब जब मार्केट गिरे तो करने का समय है। अगर डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाएं, अगेन मैंने हमेशा बताया ना, सेक्टर फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की है, यू नेवर नो, उससे बच के रहें। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लेने से बचें। लार्ज कैप्स रिलेटिवली बेटर है, बट हाँ, कोई अगर 10-20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है, उस तरह से देखिए। और स्टॉक्स देखें तो वहाँ तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स तो ठीक है, चलता है, लेकिन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत संभल के करें। ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं ना, यहाँ शायद और प्रॉब्लम आ सकता है, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ। डिफेंस, रेलवे, बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है, बिजनेस और भी आएगा, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है। मार्केट जब भी गिरता है ना, तो सबसे पहले कहाँ पे ज़्यादा गिरेगा? जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसे बुरी तरह से मार्केट वहाँ पे गिरेगा। तो ये सब संभल कर आप लोग रहें। अभी क्या चलेगा, मतलब एफएमसीजी जो सेफ बेट्स होते हैं, फार्मा, उनमें देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स आज भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देते हुए मिलेंगे। और एफएमसीजी का तो खैर रिटर्न भी नहीं है कई सालों से, तो वो ड्यू है, तो वहाँ पे उम्मीद है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस बना रहेगा। फार्मा भी बिल्कुल डाउन था, कोविड के समय रिटर्न्स आया था, उसके बाद बीच में बिल्कुल डाउन एंड आउट था, अब रिटर्न्स आने लगे हैं, तो वहाँ भी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस ठीक रहेगा फार्मा में। आईटी देखिए, आईटी यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आज उसका इंडेक्स देखेंगे आईटी का बुरी तरह से गिरा है। तो इंटरेस्ट रेट कट है, लेट्स सी, अगर यूएस में रिसेशन जैसा कुछ आएगा तो जो आईटी स्टॉक्स है और भी बुरी तरह से गिरेंगे आने वाले दिनों में। अगर रिसेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं आता है, रेट कट स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सेम आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर मार्केट डिपेंडेंट होगा, बट अगेन लॉन्ग टर्म 10-20 ईयर्स ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। कुछ दिनों का हेडेक है, कुछ दिनों के बाद आप भी भूल जाएंगे, मार्केट भी भूल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट हाँ, कुछ दिनों का हेडेक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह के मार्केट से आइडिया आपको दूर रहना चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।